हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज मैं अपने मन की बात रखने वाला हूं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है। मन की बात आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मन की बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, या उन्होंने अपना कॉपीराइट ले रखा है। उन्होंने नहीं ले रखा है, वो खुद कहते हैं कि सबको अपने मन की बात रखनी चाहिए। आज मैं अपने मन की बात रख रहा हूँ, और आज ये सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है, आज ये पूरे देश की, पूरे दुनिया की मन की बात है। और वो मन की बात है कोरोना पर। आज कोरोना का प्रकोप दुनिया पर, अपने भारत देश पर बहुत तेज़ी से फैल रखा है। आज मैं अपने मन की बात में क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम अपने देश को, अपने परिवार को और मित्र की सुरक्षा, मतलब मित्र जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। आज मुझे नहीं पता है कि आपके परिवार में हैं किसी को कोरोना है या नहीं है। भगवान करे ना हो, और जिसको है वो जल्दी ही ठीक हो जाए, मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक मेरी हेल्प कीजिए। वो हेल्प ये है कि इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाइए। वहाँ पर अपनी इस 20 से 30 मिनट में आपको इसको समझाने में लूँगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताने वाला हूँ कि मतलब मैं किस तरीके से कोरोना से रिलीफ हो सकता है किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी दुनिया के हर स्थान में। अगर कोरोना से जीतना है तो किस तरीके से मैं जीत सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, पूरी वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मेरा सबसे पहला कारण ये है, मतलब मेरे एक तर्क है कि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्यों नहीं है कोरोना के लिए। इसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मेरा जो रूल है वो 30 डेज़ का है, 30 डेज़ का। इस 30 डेज़ में अगर आप 30 डेज़ को इस तरीके से फॉलो कर लेते हैं मेरे तरीके से, तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि 30 दिन के बाद आप खुद अंतर देख सकते हैं। अगर अब अभी आप वीडियो ही देख लेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, 30 दिन में कुछ रिलैक्स मिलेगा, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। अगर इस तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से गवर्नमेंट और जो उनके एम्प्लॉयज़, मैं उनको एम्प्लॉयज़ नहीं बोलूँगा, जो देश के सेवक हैं, वो साथ में आकर खड़े होकर काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अकेले जीत सकते हैं सब लोग, लेकिन स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है अभी कोरोना के लिए। 30 दिन की अगर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई, इसके लिए आपको, अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ये सोच रहे हैं कि मैं आपका व्यू लेना चाह रहा हूँ, आपका वॉच टाइम लेना चाह रहा हूँ, ये सब यूट्यूब चैनल वाला सिस्टम, जिससे मतलब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है, आप वीडियो देखने के बाद गोल्डन बर्ड अमेजिंग इंडिया चैनल पर ये वीडियो है पूरी, इसको आप भर के डिसलाइक कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप 50 आईडी बनाइए और 50 से आप डिसलाइक कीजिए। और कमेंट आपके लिए खुले है, आप कुछ भी कमेंट कीजिए, कुछ भी। आप मुझे अपने विचार दे सकते हैं, अच्छे बुरे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर मैंने आपका 30 मिनट का टाइम बर्बाद किया है तो। अब मैं आगे की बात करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को क्यों देखेंगे। इस वीडियो के मैं 2 कारण हैं। पहले तो देश की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको हो गया है वो तो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो बचे हुए हैं उनको ना हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं वही बात कर रहा था। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इतना शेयर कीजिए कि मतलब लोगों की डिमांड होनी चाहिए गवर्नमेंट से कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ जाए। अगर आपको मेरा ये पूरा विचार समझ में आया और विचार अच्छा लगे पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए और मतलब डिमांड रखिए गवर्नमेंट से कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इस तरह का रूल फॉलो करना पड़ेगा, और इस तरह के रूल से हम जल्दी ही कोरोना से जीत सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको एक कारण समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा और बता रहा हूँ, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वायरल कीजिए, आप डिमांड करिए गवर्नमेंट से कि फॉलो करे। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे हिसाब से सिर्फ 30 दिन से 60 दिन, 60 दिन तो बहुत हो जाएगा, लेकिन 30 दिन से थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन लगभग 30 दिन के अंदर मैं मान रहा हूँ कि
लगभग हम बहुत कवर कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलीफ लेंगे, मतलब 30 दिन के बाद, जैसे कि अनलॉक हुआ था लॉकडाउन के बाद, आपने देखा होगा तो धीरे धीरे करके चीज़ें खोली गई थी। पर हम वहाँ पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और जो देश के सेवक हैं उनको आगे आना पड़ेगा और उनको सहायता लेनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि अकेली गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है ना, कि मतलब अकेली गवर्नमेंट या अकेले जो हमारे देश के सेवक हैं वो कर लेंगे। हमें जो नागरिक हैं हमें अपनी कर्तव्य समझने होंगे और हमें अपना हाथ बटाना होगा देश के लिए। इसके लिए अभी मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कोरोना को नहीं मानते हैं, और कुछ होते हैं जो मानते हैं और उनको हो चुका है, या फिर नहीं हुआ है फिर भी वो मानते हैं, थोड़ा डरते हैं। मेरी जो ना मानने वाले हैं, जो जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं, बट मैं मान रहा हूँ कि मैं नहीं मानता कोरोना है, पर लेकिन अगर मान लो कि कोरोना है तो मेरे विचारों के खिलाफ हुआ ना, मतलब मैं भले ही सोच रहा हूँ कि कोरोना नहीं है लेकिन वास्तव में हुआ, तो फिर क्या करेंगे भाई साहब? पूरा देश दुनिया तबाह होने वाली है। इसके लिए हमें थोड़ी सी, मैं 30 दिन के लिए कह रहा हूँ, जो नहीं मानते उनको 30 दिन के लिए, ये मेरी बात मान लें 30 दिन के लिए, उसके बाद ना माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 30 दिन के लिए मेरा साथ दे देंगे तो मैं पूरा देश बचा सकता हूँ, पूरे अपना परिवार, अपना मित्र, अपने जितने भी लोग हैं, ये दुनिया बचा सकता हूँ। आप लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा मानना पड़ेगा और थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, लोगों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एक्सेट्रा। अब मैं वही बात को बता रहा था कि गवर्नमेंट, पुलिस, डॉक्टर्स ये सब अकेले नहीं जीत सकते। अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये रूल, मैं गारंटी देता हूँ ये रूल फॉलो हुआ, मेरा पूरा थॉट्स आप देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हम ज़रूर जीतेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको खुद बताना कि मतलब जीत सकते हैं या नहीं, आपको भी ये चीज़ समझ में आने लगेगी। आप भी अपने मन की बात कमेंट में रखें, और ये मैं आगे भी बताऊंगा कि मतलब कैसे रिलीफ दें छोटे छोटे पॉइंट्स में, जैसे अनलॉक किया था ना गवर्नमेंट ने, उसके लिए कहाँ रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए, कहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कहाँ थोड़ा लूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसके लिए आगे वीडियो लाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल नहीं किया तो मेरा कोई मतलब नहीं निकलने वाला, इसलिए मेरी आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और डिमांड रखिए। मेरा मेरा मकसद सिर्फ डिमांड रखना है। अगर आप गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखेंगे ना कि मतलब इस तरह का रूल फॉलो होना चाहिए, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखिएगा फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखिए। तो ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ आगे कि मतलब आप पूरी वीडियो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन वर्ल्ड अमेजिंग इंडिया पर, ठीक है ना। वहाँ से आप देखिए कि अब आपको मैं शुरू कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि कहाँ से, मतलब किस तरीके से हम ये चीज़ शुरू करते हैं, मतलब इसका हमने क्या फ्रेमवर्क बनाया है, मतलब कैसे काम करना है, क्या रूल है, ठीक है ना। ओके, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि हम क्या मेथड अपनाने वाले हैं और वो मेथड किस तरीके से काम करने वाला है। उस मेथड के तरीका को मैं बात करूं, ये एक तरीका है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। आप लोगों ने काफ़ी जगह सुना भी होगा और इसको आप मानते भी होंगे कि हमें ग्लोबली सोचना चाहिए और छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे काम करना चाहिए। अब इसकी मैं बात करूं, ये कैसे हमें काम करना है। थिंक ग्लोबली का मतलब है कि हम अगर इस मेथड को ग्लोबल लेवल पर ले जाएंगे तो वहाँ पर भी काम करेगा, और हमें वैसे भी इस मेथड की अगर ग्लोबल लेवल पर ज़रूरत पड़ी और इसे हमने लागू कर दिया, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि आप 30 मिनट के बाद, 30 से 40 मिनट के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर इस मेथड को ग्लोबल लेवल पर ले जाएंगे तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और मैं मानता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि रिलीफ मुझे नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड को बहुत जल्दी मिल जाएगा, मुझे भी और पूरे वर्ल्ड को, मुझे विश्वास है और आपको भी होना चाहिए। अब देखिए मैं इंडिया में किस तरीके से इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। अब जैसे मान लीजिए अपना इंडिया एक कंट्री है, इसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं वर्तमान में, ठीक है ना। तो अब देखिए उन स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी और डिस्ट्रिक्ट में कुछ छोटे छोटे उसके नीचे लोकल एरियाज़ हैं। मैं ना आपको डिस्ट्रिक्ट पे बात करने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पर मतलब जिले लेवल पर। जैसे कि मान लीजिए एमपी है, एमपी एमपी में क्या है, एक राज्य हो गया, ऐसे ही करके 28 राज्य हो गए, यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। एमपी में 52 ज़िले हैं।
अब मैं ज़िले लेवल पे बात करूँगा, क्योंकि ज़िले लेवल से हम एक बहुत अच्छी मेथडोलॉजी अपना सकते हैं और वहीं से हम काम करने वाले हैं। अब 52 ज़िले हैं, मैं कुछ ज़िलों के उदाहरण लूँगा, आपको समझाऊँगा पूरे तरीके से कि मेथड कैसे काम करने वाला है। आइए, अब हम आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समझाते हैं और डिस्ट्रिक्ट का अब देखिए डिस्ट्रिक्ट से कैसे समझना है। मान लीजिए कि एमपी की 52 डिस्ट्रिक्ट में हर इसी मेथड को 52 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने अप्लाई कर दिया, तो समझिए कि 30 दिनों के बाद एमपी कोरोना से बहुत ज़्यादा रिलीफ पा लेगा। ऐसे ही करके हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई करना होगा ये मेथड। ये मेथड अप्लाई हो गया तो फिर आप देखेंगे कि सारे स्टेट्स के सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जाएंगे, है ना। ये ठीक है ना। अगर सारे डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल इंडिया के कवर हो जाएंगे तो पूरा इंडिया हो जाएगा कवर। इस तरीके से आप लास्ट में समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए अब हम एक काम करते हैं, मान लीजिए एमपी का कोई डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर, बहुत फेमस है ग्वालियर और इंदौर, ये सब आप देख चुके हैं और ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस काफ़ी बिगड़ती जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर दो ही लोग मिलेंगे, दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक अभी वो जो कोरोना से जूझ रहे हैं यानी कि वो पेशेंट हैं, और एक वो हैं जो नॉन पेशेंट हैं यानी कि जो बचे हुए हैं। अब उन पर हमें काम क्या करना है। पहला है कि जो पेशेंट है, मैं उनकी आगे बात करूँगा। आप देख सकते हैं कि हो सकता है आपका परिवार बचा हुआ है, आपके पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार जो कोरोना की श्रेणी में आता है और आप बचे हुए हैं। भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाएं और आपको नहीं हुआ है तो आप बचे रहें, ठीक है ना। मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब ये देखिए, ये आप देखेंगे जो पेशेंट वर्ग है उनको हमें क्या देना है, ट्रीटमेंट, अच्छे से ट्रीटमेंट देना है। जो नॉन पेशेंट है उनको बचाना है कोरोना से, ठीक है ना। यही तो एक कंडीशन हो सकती है जब आप देखेंगे कि कोई ज़िला है, मतलब अब ऐसे हर ज़िले की बात देखेंगे तो उसमें कुछ पेशेंट होंगे, कुछ नॉन पेशेंट होंगे। नॉन पेशेंट हैं उनको हमें कोरोना से बचाना है और दूसरा है पेशेंट, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। अब देखिए जो पेशेंट है उसमें हो सकता है दो कंडीशन, एक हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, मतलब उस पर कोरोना का बहुत असर हो गया हो, और दूसरी कंडीशन है कि उसको कुछ सिम्टम्स हों और उसे आसानी से रिलीफ दिलाया जा सकता है। इसके लिए अब हम देखिए आगे बात करने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, दिमाग में ये ग्राफ बनना चाहिए आपके कि एक पेशेंट वर्ग है, एक नॉन पेशेंट है। पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देना, वो हो सकता है कि बीमार हो या हो सकता है कि उसको कुछ सिम्टम्स हों, बस। हम नीचे बात करते हैं, कुछ सिम्टम्स वाले हैं उनको हम ये हम खुद समझना चाहिए। मान लीजिए आपकी फैमिली में खुद है, मैं हूँ, मान लीजिए मेरी फैमिली में मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो मुझे डॉक्टर से थोड़ा सा मेडिकल एंड प्रोटेक्शन लेना चाहिए, है ना। कुछ दवाइयाँ खानी चाहिए और क्वारंटीन कर लेना चाहिए खुद को एक कमरे में 14 दिन के लिए। और मैं 14 दिन से पहले ही हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे अपना कुछ जो तरीके होते हैं घरेलू उपचार दवाइयों से मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करूं, अगर मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूं, सिर्फ मुझे सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। मैं एक दूसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, पेशेंट वाली में जिसमें मुझे सिम्टम्स हैं, मैं बीमार नहीं हूं, उसमें मुझे क्वारंटीन कर लेना चाहिए, मेडिसिन एंड प्रोटेक्शन ये खुद की जिम्मेदारी बनती है। ये सबको करना चाहिए, ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये हमें खुद करना चाहिए, है ना। लोगों से दूर रहना चाहिए 14 दिन तक, लोगों से दूर रहें, किसी फंक्शंस में या किसी के साथ ना मिलें जुलें 14 दिन तक की। बस थोड़ी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट पुलिस एक साथ कर लेगी, हमें भी थोड़ा हाथ बटाना पड़ेगा, इसलिए हमें खुद को दूर रखना होगा, ठीक है। अभी सिम्टम्स की बात हुई, अब कुछ लोग होते हैं बीमार, अब उनकी बात करता हूँ मैं। अब क्या है ना, हर ज़िले में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बीमार निकल रहे हैं, बहुत कोरोना पॉजिटिव्स निकल रहे हैं। अब क्या होता है, जो अगर मैं एमपी की बात कर रहा था आपको, 52 ज़िले थे, हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अगर नहीं है तो उसको उसमें कुछ हेल्थ सर्विस बढ़ानी चाहिए। अब ऐसा मान सकते हैं कि भिंड में थोड़ी हेल्थ सर्विस कम है, ग्वालियर में और ज़्यादा बेटर हैं। होता है ना कि हर ज़िले में एक जैसी नहीं होती, तो हमें इसको डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्टर से इसकी दरख्वास्त करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें इस चीज़ की डिमांड करनी है। हम घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, हम डिमांड करना होगा। मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर से हमें डिमांड रखनी होगी। उनको एक कमेटी बिठानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। इन तीनों को, ये जो हेल्थ मिनिस्टर की कमेटी बिछानी चाहिए हर ज़िले में, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उसको जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें जो हेल्थ सर्विस चल रही हैं उनसे उनका जायज़ा लेवाते रहिए। मतलब उन्हें जायज़ा लेना चाहिए डेली कि हाँ क्या चल रहा है वहाँ पर, कैसे हालात हैं, सब ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है कि नहीं, उन्हें डेली करना चाहिए। कमेटी डेली जाकर देख सकती है, उनको नई कमेटी थोड़ी दिनों के लिए टेम्परेरी रूप से बिठा देनी चाहिए, ठीक है ना। ये अपना हो गया कि मतलब हेल्थ सर्विस कंट्रोल कैसे हो,
ये सब कंट्रोल करते रहेंगे ये अपना 3 लोग। इसके बाद हम देख सकते हैं जो बीमार लोग हैं, बीमार लोगों के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है? बेड, फिर उसके बाद मेडिसिन्स, और फिर मेडिसिन्स में दवाइयाँ, ऑक्सीजन, वैक्सीन, ये सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। जो बीमार व्यक्ति, मैं बीमार व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक सिम्पटम्स वाला था उसको मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि जब हम ठीक हो जाते हैं, बहुत से लोग घर चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके लिए क्या करना चाहिए? अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। ये देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ जायज़ा करवा लिया हमने। बेड थे, बेडों की कमी हो रही है। देखिए एक काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एमपी है, एमपी का अगर आप नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर भिंड, यहाँ ग्वालियर, यहाँ मुरैना, यहाँ दतिया, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। अब जैसे मान लीजिए बेड हैं, हॉस्पिटल में कम पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल के बेड तो होते ही होते हैं। फिर अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्कूल सभी बंद पड़े हुए उनको टेम्परेरी रूप से अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। वहाँ पर कुछ बेड की उपलब्धता बढ़ा देनी चाहिए, ट्रेंस में बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा बहुत जगह होने लगा है, और ऐसा हम सोचते हैं कि अगर 52 जिलों में होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 52 जिलों में अगर ये व्यवस्था हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए ये ग्वालियर है, यहाँ कंडीशंस बेकार हो रही हैं, हमने कुछ बेड्स बनाए थे हॉस्पिटल्स में, वो भर गए, स्कूल्स बनाए थे वो भर गए, ट्रेन्स बनाए वो भर गए। कहाँ पर? ग्वालियर में। लेकिन भिंड में देखेंगे कि आप कोरोना की कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि भिंड में भी हॉस्पिटल बेड बढ़ा देने चाहिए, स्कूल्स में बना देने चाहिए, ट्रेन्स में बना दीजिए। ट्रेन्स कौन सी? जो बंद हो चुकी हैं ना, जो भी चल नहीं रही हैं, टेम्परेरी रूप से इनमें हॉस्पिटल की बेड रूप की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अब आप समझेंगे कि अब आप देखेंगे कि हमने इनकी संख्या तो बढ़ा दी। अभी मैं बात करता हूँ, अब ये देखिए मैं ये समझा रहा था कि मतलब ग्वालियर में एक कंडीशन ऐसी आ गई, कोरोना बहुत बढ़ गया है, मरीज़ बहुत आ रहे हैं, सारे बेड्स हमने जो बनाए थे वो भर चुके हैं। अगर हम मुरैना में, भिंड में और दतिया में, तीनों जगह पर बेड्स की संख्या बढ़ा देते हैं, तो जो भिंड में और मुरैना में और दतिया में कम कोरोना केसेस आ रहे थे, उनका तो इलाज ठीक है हॉस्पिटल्स के बेड में चल जाएगा, लेकिन जो इतने बेड बचे थे, इनको हम ग्वालियर के जो मरीज़ थे उनको यहाँ पर पहुँचाकर हेल्थ सर्विस दे सकते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर आपको एक कमेटी बैठाई थी, ये सब डिसीजन वो कमेटी ले सकती है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि देखिए जो हमारे बीमार लोग थे वो उनकी संख्या बढ़ रही थी, तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं है। मैं एक सेकंड मैं ये बता रहा था। अब देखिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, ग्वालियर में कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ये सब हमने बढ़ा दिया, बेड्स बढ़ा दिए, मेडिकल सुविधाएं बढ़ा दी। इसके लिए हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम एक मदद ले सकते हैं। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे अभी, है ना, पढ़ रहे थे कि नहीं, और जो सेकेंड और थर्ड ईयर में नर्सिंग कर रहे थे, फर्स्ट ईयर का नहीं लीजिएगा क्योंकि अभी उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। सेकेंड थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे मेडिकल एंड नर्सिंग के, उनको हम यहाँ मतलब एक डॉक्टर की कंडीशन ना कहें, लेकिन थोड़ा हेल्पिंग कंडीशन ले सकते हैं। उन्हें इतना सोच समझ और ज्ञान हो सकता है कि वो यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हैं कोरोना से पीड़ित लोगों की। वहाँ पर उनको इंजेक्शन देना, छोटी मोटी चीज़ें सहायता करना, वो सब कर सकते हैं, तो उन्हें साथ में लाना होगा। ठीक है। अब हम जो बीमार लोगों की बात कर रहे थे, बीमार लोगों में, अब हमारा बीमार लोगों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बात हो रही थी किन किन की। एक तो था सिम्टम्स की, और एक था हमारा जो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका। सिम्टम्स वाले को हमने बता दिया क्या करना है, और जो बीमारी थी उसको कवर कैसे करना है, सुविधाएं कैसे बढ़ानी है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या डिसीजंस ले सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ लोग ठीक होकर निकलते हैं हर रोज़, हम जानते हैं, और बहुत खुशी की बात है, हमारे देशवासियों की सुरक्षा हो रही है। उनको क्या करना चाहिए, जो आफ्टर गुड हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये कौन करेगा? नर्सिंग स्टूडेंट्स प्लस एनसीसी कैंडिडेट्स। एनसीसी कैंडिडेट्स की मदद से हम एनसीसी कैंडिडेट्स, हर ज़िले के एनसीसी कैंडिडेट्स ले सकते हैं। उन नर्सिंग स्टूडेंट्स की मदद से उन्हें इंस्ट्रक्शन दें कि मतलब अपना सुरक्षा कैसे करना है, बहुत तरीके से, मतलब कि हमें और लोगों में अवेयरनेस फैलाना है। जिनको कोरोना हुआ है वो भी, और नहीं हुआ वो तो फैला ही, साथ में जो, अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया है, भगवान करे ना हो, मुझे ना हो, मेरे साथियों किसी को ना हो, मैं तो पूरे देश का चाहता हूँ कि बचे रहें। लेकिन मान लीजिए मुझे हो गया, मैं ठीक होके घर आ गया, तो मैं अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, सभी को अवेयरनेस फैलाऊँगा कि ये कोरोना नाम की चीज़ कैसे हुई, क्या हुआ, इसमें कैसे होता है, कैसे लोगों की मतलब डेथ हो रही है। मुझे अवेयरनेस फैलानी है, कैसे बचाना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज करना है, अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि मतलब जो पेशेंट वर्ग था, पेशेंट वर्ग आप समझ रहे हैं, मतलब जो बीमार था या सिम्टम्स थे, उनका हमने पूरा सिस्टम हिला दिया, मतलब पूरा सिस्टम जमा दिया। कैसे? मतलब उनका
बचाया जा सकता है, उनको बचा लिया हमने। अब दूसरा वर्ग है अपना कौन सा, जो नॉन पेशेंट है। अब नॉन पेशेंट की बात करते हैं। अब हम नॉन पेशेंट की बात करें, यानी कि उसको कोरोना नहीं हुआ है, उसको बचाना है, यानी कि प्रिवेंशन करना है, यानी कि कोरोना स्प्रेड को रोकना है। अब इसमें हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या मेथड अपना सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैप में बता रहा था, यहाँ भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, जैसे कि ये भिंड है। इसमें अगर कहीं से कोरोना फैलेगा तो किन किन कंडीशन से फैल सकता है। एक तो किसी बाहरी ज़िले से आ सकता है, यहाँ पर इस ज़िले से, इस ज़िले से, इस ज़िले से आ सकता है कि नहीं। दूसरा है इनर डिस्ट्रिक्ट, मतलब मान लीजिए कि भिंड में ही कोई पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है, वो लोगों को फैला रहा है। समझ रहे हैं, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर किसी ज़िले में कोरोना फैल रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो बाहर से आ रहा है या उसके अंदर से ही आ रहा है। मतलब समझ रहे हैं, अब बाहर से आ रहा है और अंदर से आ रहा है। और तीसरा हम एक बचाने का तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। ठीक है ना, उसकी हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाहर से आने वाले कोरोना को कैसे बचाया जा सकता है। बाहर से आने वाला कोरोना दो रूपों में आ सकता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ लीजिए कि जो बेसिक नीड की चीज़ें बाहर से आती हैं, मेडिसिन आती हैं, मतलब बाहर से कुछ भी आता है। जैसे मान लीजिए जो मैं बता रहा था, भिंड में कोई चीज़ आ रही है, मुरैना, ग्वालियर से कोई चीज़ आती है, तो इससे कोरोना आने की संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। आप समझ रहे हैं, एक तो होगी बेसिक नीड की चीज़ें, दूसरा मेडिसिन। अब दूसरी तरीके से कैसे आ सकता है, लोगों के द्वारा, ट्रैवल से जो लोग आ रहे हैं उनके माध्यम से कोरोना आ सकता है। समझ रहे हैं ना आप, मतलब हमने बीमारों को ठीक कर लिया, अब बाहर से जो कोरोना आ रहा है, और ये एक तो मतलब भिंड से ही फैल रहा है। तो हम पहले बाहर की बात करते हैं। बाहर से दो तरीके से आ सकता है, एक तो ट्रैवल और दूसरा ट्रांसपोर्ट। पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट में जो बेसिक नीड की चीज़ें आ रही थी और मेडिसिन आ रही थी, उनका हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले सैनिटाइज कीजिए। प्रोडक्शन प्लस डेस्टिनेशन, मान लीजिए कि ग्वालियर से भिंड जा रही थी, ग्वालियर से भिंड, तो ग्वालियर में प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ से आप भेज रहे हैं, तब आप इसे एक बार सैनिटाइज कीजिए। डेस्टिनेशन भिंड में है, तो इसे आप भिंड में सैनिटाइज कर दीजिए उतरने से पहले, मतलब सामान पहुँचने से पहले। मान लीजिए यहाँ पर भिंड में कोई सामान पहुँचा, यहाँ पर यूज होने से पहले ही इसे यहाँ पर सैनिटाइज कर दीजिए। दोनों तरीके से यहाँ से हमने थोड़ा मैं मानता हूँ कि 100% नहीं, लेकिन 90% यहाँ पर हमने इसका स्प्रेड कम कर दिया है। और जो हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमारी ये है, हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं, कुछ भी लेन देन करते हैं, पैसों का लेन देन, वैसे भी हम कोशिश करें कि कैशलेस करें पेमेंट, और कैशलेस नहीं होता है तो उसमें भी हम सैनिटाइज़र का यूज करें। कैश देते हैं तब सैनिटाइज़र का यूज करें। ये हमें सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि हमें इससे यहाँ से बचाया जा सकता है लेन देन के माध्यम से। ये अपने लिए भी फ़ायदेमंद है और सामने वाले के लिए भी, और ये दो लोग बच रहे हैं, यानी कि पूरा देश बचाया जा सकता है कोरोना स्प्रेड से। अब हम आगे बात करते हैं बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ इसके लिए हमें वीकली 3 डेज़ खोलना चाहिए मार्केट को, बेसिक 3 डेज़, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ। अब इसकी जो पूरी व्यवस्था है, मैनेजमेंट कौन करेगा भाई, इतना सारा हमें स्टाफ भी तो चाहिए काम करने के लिए। इसके लिए हम एनसीसी कैडेट्स कोर, जो आपने सुना होगा, उन स्टूडेंट्स को ला सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स को एक काम करना चाहिए, उनको जब आप काम पे लाएं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो भी मैंने बात कर रहा था, नर्सिंग स्टूडेंट्स, एनसीसी स्टूडेंट्स, और कुछ ग्रुपिंग्स, जो कुछ ग्रुप्स काम करते हैं एनजीओ टाइप्स की, उनको पहले वैक्सीन दे दीजिए, आप उनको वैक्सीनेशन कर दीजिए, फिर उनको काम पे लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उनको मैं 3 दिन के लिए वीकली खोल रहा हूँ, 2-2 दिन के गैप में, ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, उनको भी सैनिटाइज़र कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। घर से हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हमें घर में रुकना है, मतलब कम से कम बाहर जाना है, और सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क यूज करना है, सैनिटाइज़र यूज करना है। दूसरी बात मेडिसिन, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है कि एक भी दिन रहा जा सके। तो इसके लिए हम डेली खोल सकते हैं, डेली मेडिसिन की चीज़ें खोलना चाहिए, लेकिन बेसिक नीड की आफ्टर 2 डेज़ ऐसा कर सकते हैं, है ना, ये बहुत ही बेहतर होगा। डेली निकलिए मेडिसिन के लिए, मास्क यूज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन करते रहिए। ये सब हमें किसके माध्यम से करना है, एनसीसी, पुलिस डिपार्टमेंट, नर्सिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग आपको मतलब बिना मास्क के मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक अभियान चला था, रोको टोको अभियान। इसकी मैं छोटी सी व्याख्या देता हूँ। रोको टोको अभियान से ये है कि मान लीजिए मैं जा रहा हूँ सड़क पर, वैसे तो मैं मास्क लेकर निकलता हूँ, पहनता भी हूँ। अगर मान लीजिए मुझे कोई बंदा दिखता है सामने वाला, तो वो मुझे टोकेगा, रोकेगा पहले कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, टोकेगा कि आपको लगाना चाहिए, और वो मुझे एक मास्क देगा। वो मास्क एक मतलब लोकल लेवल का जो जॉब क्रिएशन है वो
मतलब वो उपलब्ध कराता है। मतलब ये सब अपना छोड़िए इकॉनमी टाइप का, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो लोग बना रहे थे, मास्क बना रहे थे, आप लोगों को पता होगा 20-30 रुपये में उन्हें बेच देते हैं। मतलब मैं गया, मुझे उन्होंने मुझसे 20-30 रुपये लिए और वो मुझे मास्क दे दिया और मुझे लगवाया। डंडे मारने से कुछ नहीं होने वाला, डंडे मारने से लोग नहीं सुधरते, उन्हें समझाना पड़ता है और उन्हें सिखाना पड़ता है। और आप 30 रुपये लीजिए और हमारी यहाँ पर इकॉनमी को थोड़ी मदद मिलती है। ठीक है ना, अब समझ में आए होंगे रोको टोको अभियान बहुत ही अच्छा अभियान है। अब हम आगे बात करते हैं। हमने अभी क्या बात कर लिया, ट्रांसपोर्ट जो बाहर से आया उससे हमने बचाव कैसे किया लोगों का। अब हम बात करते हैं ट्रैवल की। ठीक है ना, तो अभी तक हमने समझा कि जो कोरोना का स्प्रेड है वो आउटर डिस्ट्रिक्ट से, मतलब बाहर से किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के तरीके से आता है, उसे और कैसे रोका जा सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रैवल्स की। मैंने आपको दो बताए थे, एक ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट। मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रैवल में एक स्थाई है। स्थाई का मतलब पहले हम अस्थाई समझते हैं। अस्थाई मतलब मान लीजिए ये कोई राज्य है, यहाँ भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, दतिया। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मुरैना से कोई ट्रैवल करके व्यक्ति आता है, ग्वालियर होके इधर दतिया चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है, और हम ग्वालियर में कोरोना की कंडीशन थोड़ी ख़राब समझ रहे हैं, कोरोना से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर कोई व्यक्ति रुक नहीं रहा, उसे हम अस्थाई बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से बस निकल रहा है, तो यहाँ ये अस्थाई हो गया। उसका हम सिर्फ यहाँ से जो बॉर्डर है दोनों तरफ, यहाँ से जब ग्वालियर में आता है, ग्वालियर से जब दतिया में जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर चेक करना चाहिए। और इसमें हमें टेम्परेचर चेक करने में जो हमारे एनसीसी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लेनी होगी। उस तरीके से यहाँ पर हम उनको पता कर सकते हैं। और फिर अगर उसमें कोई व्यक्ति में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने सिम्टम्स में बात की थी, उसको क्वारंटाइन वगैरह, ये सब हम वहाँ पर सॉल्यूशन दे सकते हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम स्थाई की बात करें। स्थाई मतलब मान लो कोई व्यक्ति मुरैना से यहाँ ग्वालियर आ रहा है, ये स्थाई हो गया डायरेक्ट। मुरैना से कोई व्यक्ति भिंड जा रहा है, यहाँ जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे ही जो अस्थाई लोग थे उनका भी टेम्परेचर चेक कर रहे थे, लेकिन जो स्थाई लोग हैं यानी कि डायरेक्ट आ रहे हैं, उनका भी टेम्परेचर चेक करना है। अगर सिम्टम्स हैं और पेशेंट है, सिम्टम्स में आपने बात की थी कि मतलब कोरोना क्वारंटाइन जो करना था, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी 3 तरह की, और मेडिकल डिपार्टमेंट से थोड़ी मदद, ये सब हमें सिम्टम्स वाले करना था। अगर पेशेंट है तो हम हेल्थ इश्यू पूरा कवर कर चुके हैं, मतलब कि हेल्थ सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, क्या काम करना है। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और यहाँ पर अगर कोई स्थायी व्यक्ति आ रहा है, क्वारंटाइन करना चाहिए उसे, सबसे पहले आता है 14 दिन के लिए, अगर उसमें कोई सिम्टम्स हैं तो। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे हेल्थ सर्विस देनी चाहिए। अगर बीमार है तो फिर वो सब अपना हेल्थ सर्विस हमने पहले ही डिपार्टमेंट में, पहले ही जो हमने अपना पहला ब्लॉक बात की थी जिस टॉपिक पे, कि मतलब कुछ पेशेंट हैं और कुछ नॉन पेशेंट है ना, तो हमने उसमें पेशेंट वाले टॉपिक पे बात कर ली थी। एनसीसी, मेडिकल और पुलिस की मदद से ये काम करना है। अब हम आते हैं इनर डिस्ट्रिक्ट, मतलब हमने अभी समझ लिया कि बाहर से कैसे आ रहा था। अब क्या होता कि मान लो भिंड है, भिंड के अंदर ही अंदर फैल रहा है किसी व्यक्ति से, अब उसे कैसे रोकना है। सबसे पहले तो लॉकडाउन और धारा 144 टाइप का कुछ लागू करना है। लॉकडाउन तो होना ही है, और मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में, मैक्सिमम ज़िलों में लॉकडाउन हो रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस पे हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली काम करना है, मतलब थोड़ा कड़े रूप से काम करना होगा। उसमें हम एनसीसी की मदद ले रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद ले रहे हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से काम करना होगा। वो डंडे के बल पे अगर चाहें तो ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं मानता है। लेकिन हमने जैसे कि रोको टोको अभियान की तरह कुछ टेक्निक अपनाई थी कि 30 रुपये में ऐसे करके बेचो, तो ये सब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। अब जो लोकल तरीके से फैल रहा है ना, उसको कैसे रोकना है। अब क्या है ना, हमें जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर, अब यहाँ पर हमें मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद से RT-PCR चेकअप होता है इसका कोरोना का, तो ये सब हमें लागू करना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाकर उनको पहले वैक्सीनेशन करवा दो, फिर उनकी मदद से हम पूरे ज़िले भर में RT-PCR चेकअप कराएं। उनको अगर बीमारी है तो उन्हें मेडिकल सर्विस लाएं, जो हमने पहले बात की है। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। इससे हमारे जो ज़िले में लोग थे 30 दिन के अंदर, समझ रहे हैं ना, 30 दिन के अंदर हमें, मुझे लगता है कि अगर अच्छे से काम करेंगे, कुछ ग्रुप्स की मदद लेनी चाहिए, RSS हुआ, NCC हुआ,
मैं आरएसएस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मतलब अच्छा एक ग्रुप है, मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसको विशेषता बता रहा हूँ। आप लोग उसे धर्म से या किसी पर्सपेक्टिव से मत जोड़िए, मैं सिर्फ ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं एनसीसी की ऐसे भी अगर आप उल्टा सोच रहे हैं तो मैं एनसीसी का नाम नहीं लेता, ठीक है ना। तो आप लोग उल्टा मत सोचिएगा, अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। खैर, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। कुछ ग्रुपिंग्स की मदद लेनी चाहिए, एनजीओ हैं, जो कुछ लोग कहते थे ना, आज उनका वक्त है, जो कहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है। भाई, आज तुम अपना बेस्ट दो, आज तुम अपनी देशभक्ति दिखाओ, आज तुम अपना बेस्ट करके दिखाओ। आज तुम्हारी देश को ज़रूरत है, देश को तुम्हारी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज तुम अपनी देशभक्ति दिखाओ, आज तुम अपना जुनून दिखाओ, आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके लिए सबसे 2 काम पहले मैंने इंपॉर्टेंट बता दूं। पहला तो लॉकडाउन होना ही चाहिए। दूसरी बात, एक्सटेंड करना चाहिए। प्रोग्राम्स हैं जो 30 दिन के लिए, एक्सटेंड कर दीजिए। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपको मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें अनलॉक की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। अब इसमें मैंने कुछ लिखा है एक्सेप्ट एजुकेशन एंड इलेक्शन, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि एजुकेशन और इलेक्शन से कोरोना नहीं फैलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सब तरीके से फैलता है। 1 महीने के लिए हर जगह कोरोना के लिए हमें एजुकेशन रुकी है, पर ऑनलाइन माध्यम से चल रही है, लेकिन इलेक्शन ऑनलाइन माध्यम से ना हो वही बेहतर है। अभी टेक्नोलॉजी अभी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अभी ना हो, कैसे भी ना हो, फिजिकल और नॉन फिजिकल मोड में ना ही हो, बेहतर है, ठीक है ना। एजुकेशन के सिवा इलेक्शन भी ना हो, कोई भी प्रोग्राम ना हो, शादी हुए, कुछ भी हुआ, अभी परमिशंस भी ना दी जाएँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो 30 दिन का अपना सिस्टम है, 30 दिन के अंदर हम कंट्रोल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा छूट देंगे, अनलॉक करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम एक अच्छे प्रभावी रूप से अपना प्रोग्राम भी हैंडल कर सकते हैं विदाउट कोरोना को स्प्रेड किए हुए, है ना, और उससे बचाव करते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए, अपने रिश्तेदारों को बचाते हुए, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने समाज के लोगों को, और अपने देश को, और अपनी दुनिया को, है ना। ठीक है, ये 30 दिन के बाद अनलॉक प्रोसेस की वीडियो मैं बना दूंगा, है ना। आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जो फैल रहा है उसे कैसे रोकना है ना। ठीक है, अब मैं उसके आगे थोड़ी सी बात करता हूँ। ठीक है, ये हमने लोकल लेवल पे भी बात कर ली, और जो अपना आउटर डिस्ट्रिक्ट से था वो भी हमने बात कर ली, ये हमने फैलने से रोक लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वैक्सीनेशन। अब हम वैक्सीनेशन पे बात करते हैं। तो हम वैक्सीनेशन की बात करें, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने लगी है ना, वर्तमान की हालत की मैं बात करूं। लेकिन हम वैक्सीनेशन में और सुधार कैसे कर सकते हैं? हमें मोर टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स लानी चाहिए, और जो वैक्सीन्स चल रही हैं 2 आपको पता होगा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करनी होगी, और आप लोगों को थोड़ा, मैं इसीलिए बोल रहा था शुरू में कि इसको आपको डिमांड रखनी होगी गवर्नमेंट के आगे, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ आप भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम सब भी कुछ अकेले नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों जब साथ चलेंगे, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स जब साथ होंगे, तब मैं आई थिंक समझ सकता हूँ कि मेरा देश बच जाएगा, इस कंडीशन से लड़के आगे आ जाएगा और जीत कर दिखा पाएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें, मान लीजिए कि अच्छा खासा प्रोडक्शन होने लगा। मेरा मोर टाइप्स ऑफ वैक्सीन से ये है कि जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, बहुत सारी, मैं किसी वैक्सीन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप गलत मत समझ लेना। मेरा मतलब है कि जो वैक्सीन्स की जैसे अभी 2 ही चल रही हैं, इसके बाद स्पुतनिक 5 का भी नंबर आ रहा था, और भी कई सारी वैक्सीन्स हैं, जाइकोव डी की है, जाइकोव डी है, जायरस कैडिला की, ये सब मतलब बता रहा हूँ मैं, जो अच्छी है वो सब ये गवर्नमेंट जानती है ना। तो ये सब जानते हैं कि मतलब किसको परमिशन देनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को लानी चाहिए, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, विदेशों से जो बन रही हैं, ठीक है ना, ये सब है। और प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, तब तो क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन होंगी, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो पाएगा। अब वैक्सीनेशन सेंटर की बात करूँ, क्योंकि जब मान लीजिए कि एक हद से वैक्सीन बढ़ गई, मान लीजिए एक स्टेज पर आके बढ़ने लगी, पर हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर नहीं होंगे तो वैक्सीन नहीं लग पाएगी ना इतनी जल्दी। उसके लिए हमने जो हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स में टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स बनाए थे, टेम्प्रेरी बेड्स बनाए थे, वहाँ पर हम बना सकते हैं। वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन सेंटर के लिए बस थोड़ी सी सिस्टम बनाना पड़ेगा, वहाँ पर हमें मैनेज करना पड़ेगा, और उसमें हम एनसीसी और मेडिकल की मदद ले सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग एनसीसी और मेडिकल में नहीं है लेकिन उन्हें थोड़ी भी उसके बारे में जानकारी है,
तो उन लोगों को भी गवर्नमेंट अपने काम में यूज करे जो लोग आगे आना चाहते हैं। जैसे कि मुझे कुछ भले ही मेडिकल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना ही एनसीसी की मतलब थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तो मुझे गवर्नमेंट कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाए, मैं उससे रिलेटेड थोड़ा काम तो कर सकता हूँ ना, मैं लोगों को अवेयर तो कर सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो मैं गवर्नमेंट के साथ हाथ बटाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करके गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और हमें डिमांड करनी होगी, आपको भी डिमांड करनी होगी। इसके लिए ग्रुप्स, एनजीओ, एनसीसी और वही सब, ये सब आने चाहिए आगे, इनको ही आना पड़ेगा। अब हमें अपनी तरफ से क्या करना है वो सबसे लास्ट टॉपिक है। और मैं समझ रहा हूँ थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो यहीं पे काट दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ थम्स अप कीजिए और इस चीज़ की डिमांड करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये या फिर मेरी फैमिली के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पूरे देश दुनिया और आपके परिवार के लिए, सबके लिए है ना। सबसे पहले हमें ग्रुपिंग्स में जुड़ना होगा, जैसे कि हम कुछ ग्रुप्स की बात कर रहे थे, उनकी मदद से हम मदद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। दूसरी बात है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, ये तो सब लोगों को ही पता है, इसमें कुछ नहीं है। हमें हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कोल्ड कफ फीवर कुछ भी हो जाता है, कोरोना जैसे कोई सिम्टम्स आने लगते हैं, तो हमें आपको डॉक्टर से थोड़ा एडवाइस लेनी चाहिए कि हम मतलब थोड़ा एंटीबायोटिक से या किसी से ठीक हो जाएँ, जबकि हमें कोरोना नहीं है, फिर भी हमें अपना थोड़ा ध्यान रखना होगा, प्रिवेंशन कीजिए। वही मैंने आपको बताया था कि खुद को आप क्वारंटीन कर लीजिए, एक कमरे में अपने ज़रूरत का सामान रख लीजिए 14 दिन के लिए, और भी अपना मतलब थोड़ा कांटेक्ट कम कर दीजिए लोगों से, किसी से ना मिलिए। ऐसे करके आप अपने आप को जब थोड़ा ठीक कर लें 14 दिन तक, तो उसके बाद फिर आप अपना मिलना जुलना शुरू कर सकते हैं। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, अपना सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मिला करके ध्यान में रखते हुए सब कुछ, ठीक है ना। और अब वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जैसे कि ज़्यादा ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये सब जो जुकाम, फीवर, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये मेरा मानना है, मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ, आप भी अवॉइड कीजिए, ये तो अपने खुद के लिए है। और ठीक है, खाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए मना कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब आप समझ सकते हैं। मैं योगा को आप धर्म से फिर मत जोड़ देना, क्योंकि लोग बागों का आज कुछ भरोसा नहीं है। लोग बाग हर चीज़ को लड़ने के जब मुद्दे पे आते हैं ना, तो वो किसी छोटी सी चीज़ में गलतियां ढूंढ लेते हैं। मैं योगा इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये आज की दुनिया में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जा रहा है, मतलब स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। इसको ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म से मत जोड़ना, मैं किसी भी धर्म से हूँ, इससे आप कुछ मत सोचिए। लेकिन मैं योगा एक अच्छी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। जैसे एक आपको कपालभाति सुना होगा आपने, बहुत से अनुलोम विलोम है, ब्रीथिंग सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कोरोना में, वो सांस लेने में आ रही है। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। तो हम जो ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, योगा में बहुत सारे आप देख सकते हैं, वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जानकारी भरी पड़ी है इंटरनेट पर, आप लोग देख सकते हैं आराम से। ये सब हमें करना चाहिए। अब मैं आपको बस थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूँगा बस। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो ये सिस्टम मैंने पूरा बताया, मेथड बताया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आया ना, प्लीज़ एक काम कर दीजिए, बस लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अपने लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कीजिए, क्योंकि इसे वायरल करना है और लोगों से डिमांड करनी है कि गवर्नमेंट से ये मांग की जाए। आपको लगता है कि ये चीज़ सक्सेस होगी तो आप लोग प्लीज़ डिमांड रखिए। मैं डिमांड के लिए ये काम कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप लोग प्लीज़ डिमांड करिए, प्लीज़ प्लीज़, मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना। अगर आप लोगों को लगा है कि मैंने जो आपके 30-40 मिनट बर्बाद किए, नीचे डिसलाइक का भी बटन है ना, है, उसमें आप डिसलाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट में आप कुछ भी लिख के जाइए, मुझे कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ओके। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के मन में अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने जो मेथड बताया है वो गंदा है, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा है लेकिन कोई कमी है, तो वो भी आप बता सकते हैं। आप अपने मन की बात रख सकते हैं, जो मैंने शुरू में ही बताया था कि जो हमारा मन की बात का जो सिस्टम है वो सबके लिए है। आप अपने मन की बात रखिए, और आपको लगता है कि ये बेस्ट है तो आप प्लीज़ ये से शेयर करिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों से डिमांड करिए, लोगों को अवेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतना सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, थैंक यू। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से आगे ले जाते हैं तो मैं ज़रूर आगे अनलॉक प्रोसेस भी बताऊंगा, और भी बहुत सारी चर्चा करूंगा इस कोरोना पर और कोरोना से जीतने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।